जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों से है। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी एमिलेस, ऑप्शन डी यूरोबिलिन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरोबिलिन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यूरोबिलिन। दोस्तों, यूरोबिलिन नामक यूरोक्रोम पिगमेंट पेशाब के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ है। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, अमोनिया अमीनो अम्ल के विघटन से प्राप्त होता है, जिसे डीएमिनेशन कहते हैं। दोस्तों, यह अत्यधिक विषैला पदार्थ है जो पानी में घुलनशील होता है। अमोनिया का उत्सर्जन अमोनोटैलिक उत्सर्जन कहलाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अमोनिया का उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर होगा अमोनोटैलिक। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए मूत्रमार्ग, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी गुर्दे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गर्भाशय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी और गुर्दे मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग हैं और गर्भाशय उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा अंग नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन ए जिगर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी ग्रहणी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुर्दा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है नेफ्रोलॉजी के साथ गुर्दा जुड़ा रहता है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों, गुर्दे युग्मित अंग होते हैं जो कई कार्य करते हैं, जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन करना होता है। दोस्तों, गुर्दे की कार्य प्रणाली के अध्ययन को वृक्कीय शरीर विज्ञान कहा जाता है, जबकि गुर्दे की बीमारियों से संबंधित चिकित्सा विद्या मेघ विज्ञान कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की अत्यधिक मात्रा का कारण बनती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट अत्यधिक मात्रा में हो जाने पर कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी फतरी, ऑप्शन डी मधुमेह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फतरी। जी हाँ दोस्तों, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की अत्यधिक मात्रा होने के कारण फतरी बीमारी हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं। दोस्तों, पेशाब में कैल्शियम ऑक्सलेट या अन्य क्षारकणों का एक दूसरे से मिल जाने से कुछ समय बाद धीरे धीरे मूत्रमार्ग में कठोर पदार्थ बनने लगता है, जिसे पथरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पथरी अधिकतर किडनी के फिल्टर मैकेनिज्म में खराबी आने से होती है। इसे यूरिन में कुछ रसायन अधिक हो जाते हैं और जमा होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। किडनी के अलावा ये मूत्रमार्ग के किसी भी भाग जैसे किडनी, मूत्रवाहिनी या मूत्राशय पर भी बुरा असर डालते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलाइसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डायलिसिस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डायलिसिस। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, आप सभी को पता है।
दोस्तों, डायलिसिस रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि होती है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते हैं। गुर्दे से जुड़े रोगों, लंबे समय से मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों में भी कई बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, आप सभी को याद रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको समझना है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन ए एक्सोन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी धमनी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन। जी हाँ दोस्तों, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए अग्नाशय में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन डी गुर्दे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यकृत में। जी हाँ दोस्तों, यकृत में मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्वचा मानव शरीर से पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को किस ग्रंथि के द्वारा बाहर निकालती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ लिया गया है ग्रंथि का नाम कि त्वचा मानव शरीर से पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को किस ग्रंथि के द्वारा बाहर निकालती है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी ये सभी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, श्वेत ग्रंथियाँ मानव शरीर में पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती हैं। दोस्तों, श्वेत ग्रंथि स्तनधारियों की त्वचा में स्थित होती हैं। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसका कुंडलित भाग पसीना या स्वेद स्रावित करता है, जिसमें जल, लवण एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रहते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 लाख से 40 लाख तक की पसीने की ग्रंथियां होती हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, श्वेत ग्रंथि के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी हृदय। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फेफड़े। जी हाँ दोस्तों, फेफड़े मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में दोनों में ही पूछ लिया गया है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन ए 1000 सीसी, ऑप्शन बी 1200 सीसी, ऑप्शन सी 200 सीसी, ऑप्शन डी 500 सीसी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। जी हाँ दोस्तों, वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी औसत रक्त प्रवाह होता है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अवशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अवशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यूरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, यूरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर में एडेनिन और ग्वानिन के उपापचय के अवशिष्ट यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। ऑप्शन ए एडीएच और एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एडीएच एल्डोस्टेरोन। दोस्तों, ऑप्शन डी के साथ में एल्डोस्टेरोन एवं टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी का पूरा होगा एडीएच, एल्डोस्टेरोन एवं टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल एडीएच और एल्डोस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एडीएच और एल्डोस्टेरोन मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 14 है अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है। ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी प्रसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को बताना है अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस माध्यम से होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रसार। जी हाँ दोस्तों, डिफ्यूजन के माध्यम से अमीबा में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों अमीबा एक अत्यंत सरल प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसकी अधिकांश जातियां नदियों, तालाबों, मीठे पानी की झीलों, पानी के गड्ढों आदि में पाई जाती हैं। श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाएं अमीबा के बाह्य तल पर प्राय सभी स्थानों पर होती हैं। इनके लिए विशेष अंगों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इनका शरीर बहुत सूक्ष्म और चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है डाईयूरेसिस में क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है डाईयूरेसिस में क्या होता है। ऑप्शन ए ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है, ऑप्शन बी मूत्र की मात्रा घट जाती है, ऑप्शन सी विद्युत अपघटनीय संतुलन बिगड़ जाता है, ऑप्शन डी मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से सोडियम क्लोराइड का पुनरावशोषण होता है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए रक्त में, ऑप्शन बी हृदय में, ऑप्शन सी मूत्र में, ऑप्शन डी पसीने में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मूत्र में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है मानव शरीर में मूत्र में यूरिया की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है हेमिकार्डेटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए कोशिका गुच्छ के द्वारा, ऑप्शन बी प्राक वक्र के द्वारा, ऑप्शन सी मध्य वक्र, ऑप्शन डी पश्च वक्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कोशिका गुच्छ। जी हाँ दोस्तों, हेमिकार्डेटा में कोशिका गुच्छ के द्वारा उत्सर्जन होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हेलने का लूप का कार्य संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हेलने का लूप का कार्य संबंधित है। ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन बी प्रजनन तंत्र से, ऑप्शन सी मूल जनन तंत्र से, ऑप्शन डी तंत्रिका तंत्र से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्सर्जन तंत्र से। जी हाँ दोस्तों, हेलने का लूप का कार्य उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। ऑप्शन ए कैडमियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी कार्बन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कैडमियम। जी हाँ दोस्तों, मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है। चलिए फ्रेंड्स कैडमियम प्रदूषण के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों जब इलेक्ट्रॉनिक कचरा या औद्योगिक कचरा जलाया जाता है तो उसका धुआं हवा में घुलकर हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकता है। इस प्रकार के प्रदूषण को कैडमियम प्रदूषण कहा जाता है। दोस्तों कैडमियम फास्फेट युक्त खाद्य में भी कैडमियम की मात्रा अधिक होती है। ये खाद्य पदार्थों के माध्यम से हम तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों जो गुर्दे में जो बीमारी होती है वो कैडमियम के प्रदूषण से होती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। मूत्र बनता है ऑप्शन ए संग्राहक वाहिनियों में, ऑप्शन बी कैलिसीज, ऑप्शन सी मूत्र वाहिनियों में, ऑप्शन डी मूत्राशय में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संग्राहक वाहिनियों में। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संग्राहक वाहिनियों में। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है मूत्र का असामान्य घटक है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है मूत्र का असामान्य घटक। असामान्य घटक से मतलब है सामान्यतः नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है मूत्र में निम्न में से कौन सा नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए यूरिया,
ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी सोडियम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन। जी हाँ दोस्तों, मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं पाया जाता है, यूरिया, क्रिएटिनिन और सोडियम मूत्र में पाए जाते हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनस अपशिष्ट है। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी पक्षी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पक्षी। जी हाँ दोस्तों, यूरिक अम्ल नाइट्रोजनस अपशिष्ट पक्षी का है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी किडनी। जी हाँ दोस्तों, विल्स रोग में किडनी अंग प्रभावित होता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। ऑप्शन ए अतिरिक्त लवणों को निकालने में, ऑप्शन बी नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन में, ऑप्शन सी ताप नियमन से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप नियमन से। जी हाँ दोस्तों, स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथियां ताप नियमन से संबंधित हैं। दोस्तों आज हमने उत्सर्जन तंत्र से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों आने वाले एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।